हेलो एवरीवन, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स एक ऐसी सरफेस जिस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। जैसे एक प्लेनर सरफेस दे दिया आपको। इस सरफेस के अंदर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इसके अगर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए, उस हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हमारा सेम ही आएगा। वो होती है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसकी डेफिनेशन इसके नाम में ही है कि इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, वो हमारी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन ही है कि एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर इसके पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, वो होती है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट will be same। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर पोटेंशियल सेम होगा हर पॉइंट के ऊपर, जैसे इस ए पॉइंट की बात करूं, एक ये ए पॉइंट और एक ये बी पॉइंट है। सपोज ये सरफेस हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। तो मैं एक चार्ज पार्टिकल को ए से अगर बी की तरफ लेके जाना चाहूँ, तो पोटेंशियल में कोई चेंज आया? कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आया। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम मूव करवाएंगे, तो उस दौरान वर्क डन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि डेल्टा वी किसके बराबर होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, और डेल्टा वी है ही नहीं। यानी वर्क डन किसके बराबर हो गया? चार्ज इनटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू 0 है, चेंज ही नहीं आया हमारे पोटेंशियल के अंदर, मतलब वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। वर्क डन हमारा 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यानी ये सरफेस सपोज करो इस टाइप से एक सरफेस मानो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यह अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हुई, यानी इसके ऊपर सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी। बट बात यह है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, यानी इस साइड होगी और इस साइड इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी, किसी भी एंगल पे या फिर इसके पैरेलल नहीं हो सकती। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एग्जिस्ट करेगा, पैरेलल टू द सरफेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। या दूसरी फॉर्म में कहें कि इसके पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगर पैरेलल कोई कंपोनेंट लो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का, वो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वह इसके इस डायरेक्शन में, सपोज करो एक सरफेस इसको कट कर रही थी, तो कटिंग जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ उसके ऊपर इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये आ जाएगी। यानी एक सरफेस ये थी और एक सरफेस ने ये परपेंडिकुलर कट कर दिया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है ना हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू, और इसके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू। अगर कट किया इन्होंने, तो इस पॉइंट के ऊपर इस सरफेस के कारण तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा और इस सरफेस के कारण ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड की कभी हो नहीं सकती। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी कट नहीं करती। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ, जैसे एक बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें ये होती है, तो हम ये मानेंगे कि इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन हुआ ना
वह परपेंडिकुलर प्लेन हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में फील्ड लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है और ये सपोज करो ये 4 फील्ड लाइनें इस टाइप से जा रही है, तो ये जो इसका परपेंडिकुलर प्लेन हुआ ना, यह प्लेन हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर प्लेन ही हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एक प्रॉपर्टी हमें ये याद रखनी है, अगर एक चार्ज पार्टिकल, एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल हो, वो पॉइंट चार्ज पार्टिकल यहां रख दिया हमने क्यू चार्ज, इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो सरफेस बनेगी इसका सर्कल, सर्कल नहीं सॉरी स्फीयर। यानी एक पॉइंट चार्ज हमने यहां रख दिया, इस पॉइंट को सेंटर मान के इसके अराउंड जो स्फीयर बनाया जाएगा वह पूरा पूरा स्फीयर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि उसके सेंटर से स्फीयर के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी और चार्ज हमारा सेम है ये, तो k/r हमारा पोटेंशियल आएगा, तो सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। तो एक पॉइंट सोर्स के लिए उसके अराउंड उसको सेंटर मान के जो स्फीयर बनाया जाएगा वह उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। 6th प्रॉपर्टी ये है फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फेरिकल फॉर्म में हो। बात करें अगर लाइन चार्ज हो, एक लाइन चार्ज दे दिया हमें कि जैसे सपोज करो ये रोड है, इसके ऊपर पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, इसको अगर सेंटर मान ले तो इसके चारों ओर अगर सिलेंड्रिकल एक शेप बनाई जाए, उस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। यानी यह चार्ज हुआ, यह एक लीनियर चार्ज हुआ, कोई भी एक रोड पे मानो एक लाइन चार्ज मान लो, तो इसको सेंटर मान के जो इसका एक सिलेंडर बनाया जाएगा वही सिलेंडर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, चाहे वह किसी भी रेडियस का बना लें हम, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम ही आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी, चार्ज भी सेम है, तो एक लीनियर चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल शेप होती है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, हमारे बोर्ड में 1 या 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, उसकी 4 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी बताओ, 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करो। तो इनमें से आप कोई भी 3 प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हो, थ्योरी नोट्स में दी हुई भी है प्रॉपर्टी हमारी। कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल हुआ तो क्या हुआ, न्यूमेरिकल तो इसमें भी बन सकते हैं। न्यूमेरिकल ये कह दिया जाएगा कि एक ये सरफेस है, दूसरी ये सरफेस है, तीसरी ये सरफेस है, इन सब सरफेस के बीच में डिस्टेंस दे दी हमें 10 सेंटीमीटर मानो डिस्टेंस। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट मानो, इसका 20 वोल्ट मानो, इसका 30 वोल्ट मानो। फाइंड ई। 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बताओ, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो बात हमें याद है ना कि ई क्या होता है, माइनस dV/dr। अगर यह माइन्यूट डिफरेंस न होकर हम एक प्रॉपर डिफरेंस की बात करें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ΔV डिवाइडेड बाय ΔR, ई हो जाएगा हमारा। और यह फॉर्मूला जहां से आया था वहां पर बात डॉट प्रोडक्ट की चल रही थी ना, यानी यह डिस्टेंस हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। जो ये ΔR है ना, गैप है जो यह गैप हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करेगा। खैर इसमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, एक ये सरफेस है, इसके नीचे दूसरी सरफेस है, जो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है वह गैप इनके बीच की परपेंडिकुलर यानी शॉर्टकट डिस्टेंस है। तो इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है इंक्लाइंड सरफेस आ जाती है, उस टाइम आप ध्यान रखना। इसके बाद एग्जाम्पल भी कर लेंगे, खैर वो भी
कि यह डेल्टा आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, डेल्टा वी दो सरफेस के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस और नेगेटिव वैल्यू। अब इन दो सरफेस की बात करें जैसे ए बी और सी, गैप भी सेम है, पोटेंशियल की वैल्यू का डिफरेंस भी सेम है, यहाँ पर 10 इंक्रीज और यहाँ पर भी 10 इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा हमारा, मैग्नीट्यूड की बात अगर की जाए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, बाद में डायरेक्शन का पता लगा लेंगे। तो 10 से 20 यानी डेल्टा वी कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का गैप कितना है 0.1 यानी 100 वोल्ट पर मीटर आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। अब बात करो आप कि डायरेक्शन कौन सी होगी। लास्ट लेक्चर में जब हमने डीबीपी सॉल्व की थी तब भी आपको बताया था कि सपोज करो इलेक्ट्रिकल फील्ड की ये डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो डेल्टा वी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा ना। डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब कि घट रही होगी, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटता है। तो ऊपर की तरफ तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है ना, तो कहाँ घटेगा, नीचे की तरफ पोटेंशियल घटेगा, यानी डायरेक्शन हमारी ई की ये होगी। डायरेक्शन के अंदर वैसे भी आप ये भी बात ध्यान में रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो या तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड हो सकती है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड हो सकती है। ये हम डिसाइड करेंगे कि पोटेंशियल हमारा नीचे की तरफ घट रहा है या ऊपर की तरफ घट रहा है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है ना, वही हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड होगी। अब सपोज करो इंक्लाइंड सरफेस है, मैं सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, यानी एक प्लेन सरफेस है कि पोटेंशियल सरफेस, मैं इसका जस्ट फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 2 से, ये 4 से स्टार्ट हो रही है। सपोज इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है हर एक का। फाइंड ई। सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या है हमारा कि डेल्टा वी दो सरफेस के बीच का डिफरेंस, दो सरफेस के बीच का जो गैप है, ये हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के आएंगे। आप ये मत सोचना 10 20 की जगह या 40 दे देता तो सर क्या होता, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं रहता, तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता क्वेश्चन। तो एग्जामिनर खुद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए ही ये वैल्यूज देगा। यहाँ 4 के बजाय अगर 6 करता तो 40 वोल्ट वाली लाइन बनाता हो, यानी गैप और इनका जो रेशियो होगा ना, वो सारा सिस्टम हमारा बराबर ही चलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। चाहे हम ये गैप ले चाहे ये गैप ले, इसमें भी इन दो के बजाय अगर ये दो गैप लिए होते तो भी हमारा आंसर तो 100 ही आता। सेम टू सेम हम फर्स्ट और सेकंड सरफेस की बात कर लेंगे। तो हमने ये लिखा था कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस को तो भूल ही जाओ एक बार। तो डेल्टा आर क्या होगा, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ग्राफ के अंदर अगर ये वैल्यू हमेशा गिवन होगी, वैसे तो अगर वैल्यू गिवन न हो तो भी आप यही समझना कि ग्राफ हमेशा सेंटीमीटर की फॉर्म में चलता है। हम ये गैप 2 सेंटीमीटर ही मान के चलेंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, जिसका ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है, 2 सेंटीमीटर। और ये क्या है, परपेंडिकुलर वाली जो ये डिस्टेंस है, ये थीटा के सामने वाला एंगल है ना। सामने वाला एंगल क्या होता है, साइड एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू साइन में आती है, तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर। साइन 30 1/2 होता है ना, तो परपेंडिकुलर आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू हमारी 1 सेंटीमीटर होगी। अब बात करो दोनों के बीच की वैल्यू का, 10 वोल्ट है और 20 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हुआ वोल्टेज में, 10 का हुआ, 20 - 10 10 वोल्ट।
और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई? यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई हमारी 1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 100 वोल्ट पर मीटर। अब रही बात डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कौन सी होगी। अब खुद देखो कि पोटेंशियल कहाँ घट रहा है। घटने वाली डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो पोटेंशियल तो इस साइड घट रहा है ना। आप ये मत कह देना कि नेगेटिव एक्स में घट रहा है। हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाई करता है, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगा दो। इस लाइन के डायरेक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, बट डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। जिस साइड हमारी वी की वैल्यू घट रही होगी वही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये हुई और वैल्यू हमारी ये हुई। तो इस टाइप से हमसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं कि पोटेंशियल सरफेस के। हमने बहुत बार जिक्र किया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ लेते हैं। वैसे 10th क्लास में हम पढ़ के भी आते हैं, जितना हमने 10th क्लास में पढ़ा है उतना ही 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट इनका यूज़ आगे कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसमें यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। बट इंट्रोडक्शन हमारा वही लास्ट क्लास वाला रहेगा, 10th क्लास वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मतलब हम ये मान के चलते हैं, वैसे तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है, हम ये मान के चलेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल से इमेजिनरी लाइंस निकलती है, जिसके कारण इफेक्ट जनरेट होता है कि वह दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जैसे हमने कह दिया कि एक चार्ज पार्टिकल ये था, इसके इफेक्ट जितनी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड था उसके अंदर अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर लाइक हुआ तो इसको रिपेल करेगा। तो वह इफेक्ट किस कारण जनरेट हुआ है, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से इसकी एक इमेजिनरी लाइंस मान लेते हैं। यानी इसको कैसे पता चलेगा कि दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसके मैं एरिया में आ चुका हूँ, तो इसकी फील्ड लाइनें बताएंगी। यानी इससे कुछ ना कुछ इसकी फील्ड लाइंस निकलती हैं, वही हमारी लाइंस होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। हमारी इमेजिनरी बात है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इमेजिनरी चल रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे बड़ी बड़ी बातों को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, पहली बात तो ये एक इमेजिनरी है, इमेजिनरी एंड स्मूथ। ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकली होंगी। और सेकंड बात, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें निकलती है उस फील्ड लाइन की जो टेंजेंट बनाएंगे हम, वही उस पॉइंट के इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो करती है। मतलब जैसे एक चार्ज पार्टिकल ये है, क्यू चार्ज पार्टिकल, यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें स्फेरिकल शेप में निकल रही है, किसी भी शेप में निकल रही होगी, एक बार उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। कैसे निकलती है वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें मान लो यहाँ से निकली हुई, कि कैसे भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें मिल गई, तो इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहूँगा ना, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट लगा दूंगा इस कर्व का। यही टेंजेंट हमें क्या बताएगा, अगर इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें हुई तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन की हुई तो इस साइड हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा। मतलब कि टेंजेंट टू द कर्व क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब थर्ड इसकी खास प्रॉपर्टी कि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें कभी भी कट नहीं करेंगी, एक ये और एक ये। सपोज करो ये दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें थी, दोनों कभी आपस में कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करेगी, कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं ये कर्व देखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में आना चाहिए,
और अगर इस लाइन को देखूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में आना चाहिए। और हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी एक स्पेस के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक ही वैल्यू हो सकती है। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई इसका मतलब दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि एक सिस्टम के अंदर उसमें अगर कोई छेड़छाड़ न की जाए तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू एक ही होती है, मैग्नीट्यूड भी उसका एक ही होगा और उसकी डायरेक्शन भी एक ही होगी। तो एक डायरेक्शन होगी तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो डायरेक्शन दो होगी हमारे पास, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है ये लाइनें, और टर्मिनेटिंग टू नेगेटिव चार्ज, यानी ये लाइनें पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाती हैं। ये पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव से निकलेंगी, और कैसे निकलेंगी ये भी बात मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि एक सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें निकलती हैं। जैसे अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो एक स्फीयर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हम अगर जो नॉर्मल डायरेक्शन लेंगे वही नॉर्मली इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें निकलती है हमेशा। तो इस डायरेक्शन में निकलेंगी, इस डायरेक्शन में निकलेंगी। ये अगर एक परफेक्ट स्फीयर ही बना लो एक छोटा सा, ये पॉजिटिव हुआ। अगर ये नेगेटिव होता तो टर्मिनेटिंग टू दी नेगेटिव, यानी इसके अंदर आकर समाएगी। जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकली थी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएंगी एक नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये होगी। अब आप अपनी बुकलेट में अलग अलग डायग्राम्स देखोगे इनके, जो आपको थ्योरी नोट्स में भी दे दिए गए, एक दो ही समझाऊंगा मैं उनमें से, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। जैसे मैं पॉजिटिव रख देता हूँ और यहाँ पर नेगेटिव रख देता हूँ, तो पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव में जाएंगे। अब आप लाइनें देखते हो इस टाइप से आएंगी, इस टाइप से आएंगे, वो एक रटाफिकेशन जरूर होता है, लेकिन इसको थोड़ा जूम करके देखो कि एक चार्ज हमारा ये था पॉजिटिव और एक चार्ज ये था नेगेटिव। तो यहाँ से नॉर्मली निकली, नॉर्मली चली गई। यहाँ से एक लाइन निकली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन वह आएगी भी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, तो इस टाइप से तो आएगी नहीं। ट्रायंगल बना के है, एक स्मूथ सरफेस बना के इस टाइप से टर्मिनस हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ से जो निकलेगी वो इस टाइप से चली जाएंगी। सेम टू सेम नीचे का पोर्शन आप बना सकते हो। इस डायरेक्शन में अगर सीधा निकल रही है तो वह सीधा चली जाएगी, और यहाँ पर किसी दूसरे के कारण हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें आएंगी। यहाँ वाली ऊपर चली जाएगी, इस साइड वाली इस साइड घूम जाएगी, या फिर अगर इस साइड चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो इस साइड चली जाएगी। इस टाइप से हमें इनके डायग्राम बनाने हैं। अगर यही चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो वैसे कई बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें यही समझाया जाता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन को भी यहाँ पर समझाया जाता है कि पॉजिटिव था और नेगेटिव था, तो यहाँ से लाइनें निकली और इसने एक्सेप्ट कर ली, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हुआ। अब जो लाइन से यहाँ निकलेंगी, एक कुछ लाइन से यहाँ भी निकलेंगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए और दोनों लाइनें आपस में टकराएंगी तो नहीं कि मिल गई जाके, ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और सेम प्रॉपर्टी रख रही है बाहर निकलने वाली, तो एक दूसरे में कभी भी नहीं समाएगी। तो ये इस टाइप से रिपेल होकर चली जाती है, इस टाइप से रिपेल होती रहेंगी ये फील्ड लाइनें। और इस टाइप का आप एक डायग्राम देखोगे अपनी बुक में, और एक छोटा सा यहाँ पर रीजन बन जाता है, उस रीजन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें नहीं रहती। यानी अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं है। इसीलिए दो अगर लाइक चार्ज होते थे तो बीच के अंदर मिडल पॉइंट के ऊपर नल पॉइंट सर्वाइव करता था, जिसकी हम डेरिवेशन से वैल्यू भी निकालते थे। तो एनसीईआरटी में ये 4-5 टाइप के ग्राफ जो डायग्राम है, ये इस टाइप के 4-5 डायग्राम दिए गए हैं, आप उनको भी पढ़कर समझ सकते हो। अदरवाइज अपनी थ्योरी शीट्स जो आपको फर्स्ट लेक्चर के साथ दी गई थी
उसमें भी आप पढ़ के देख लेना। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में अपना कि इस टाइप से दी गई है कुछ लाइनें, एक पॉइंट यहाँ दे दिया ए और एक पॉइंट यहाँ दे दिया बी, और पूछ लिया कि ए के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा है या बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ए के ऊपर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, जैसे एक छोटा सा सर्कल बनाऊँ उतना ही सर्कल मैं यहाँ पर बनाऊँ तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लाइन पास हुई है, लेकिन यहाँ पर तो 3 आ गई ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कम है।